हेलो दोस्तों, इको सर्वे का आज हम चैप्टर 5 और वॉल्यूम 2 कवर करेंगे एंड बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग भी साथ साथ में टेस्ट करते जा रहे हो। और ये यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन वाला कवर किया था, उसके साथ हमने प्रीमिक्स भी कवर किया था। तो आप जाके सिर्फ देखो, बहुत ही एक सिंपल सा आइडिया है। आप पहले अगर प्रीमिक्स देखो, प्रीमिक्स देख के अगर आपको आइडिया लग रहा है कि लेट्स से आपने चैप्टर रीड नहीं किया तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगे सवाल, लेकिन चैप्टर रीड करके प्रीमिक्स देखो कितने आसान हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है, आप सबको यही बात समझानी है जो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स है हमारे साथ, कि रीड करना कितना ज़रूरी है। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि पहले टेक्स्ट पढ़ोगे तभी ही टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये वाला ट्रांजिशन बहुत रैपिडली करना है। अब आने वाले, जैसे अगर आप लेट्स से 2018 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत रैपिडली पढ़ाई की जाए। ठीक है, अभी 70 के आसपास, 67 के आसपास डेज हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। चलो क्विकली शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको यूएन के बारे में, जो हमारा ये जो चैप्टर का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट। चैप्टर 1 में हमने इससे जुड़ी बहुत सारी बातें कवर की हैं, लेकिन यहाँ पे हम और भी चीज़ें आएंगी आगे, दिल्ली का पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ डिस्कस होगा। तो यहाँ पे हम रैपिडली कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एसडीजी की बात हो रही है। आपको पता है एसडीजी यूएन का पार्ट है और कितने 17 एसडीजीज हैं, 169 टारगेट्स हैं, 2030 तक का टारगेट है। और हमने पहले चैप्टर 1 में डिस्कस की थी, काफ़ी यूनिवर्सैलिटी है इसमें और 100% चीज़ों की बात हो रही है। बहुत सारी सरकारी स्कीमें भी चल रही हैं इसको पूरा करने के लिए। एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट भी, वॉलंटरी रिपोर्ट भी जो सबमिट की है, नेशनल रिव्यू, जो उसको यूएन को बताते हुए कि हमने एसडीजी पे क्या प्रोग्रेस करी। एंड मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने का, 7 एसडीजी जिस पे ये रिपोर्ट दी गई है। तो पहला, जैसे सबसे पहला एसडीजी नंबर 1, ये देखो, ये 7 एसडीजी आउट ऑफ 17 तो याद कर ही लो। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? जैसे हमने बात की थी, अगर मान लो कि आज अगर आपकी इंडिया में सबसे, मान लो कोई गरीब इंसान है, उसकी बात करें, सबसे पहले अगर आपने उसको बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, क्या किया जाएगा? उसकी पॉवर्टी, पैसा दिया जाएगा भाई, सबसे पहले उसको पैसा। ठीक है, इसलिए 1 पॉवर्टी याद करना आसान। दूसरा, आपके जेब में पैसे आ गए, अब आप क्या करोगे? आपको बहुत तेज भूख लगी है, सबसे पहले आप अपनी भूख मिटाओगे, हंगर। उसके बाद आपकी भूख मिट गई, अब आपको लगता है हाँ देखो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम, बीमारियां भी हैं, स्किन खराब हो गई है एक्सेट्रा, तो आप अपनी गुड हेल्थ पे ध्यान दोगे, वेलबींग पे ध्यान दोगे। ये हो गए 3, पॉवर्टी, हंगर एंड हेल्थ। उसके बाद हम 5, एक सीरियल आता है आपको याद है, मैंने बताया था हम 5 किसका था? वो विमेन सेंट्रिक था, वो ये भूलना नहीं चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद 9 नंबर 9, जो अगर अल्फाबेटिकली आए इज योर 9th अल्फाबेट, नो तो आए वाला 3 आए हैं, और जो 9 होता है, 9 किसका? 3 का स्क्वायर भी है, तो ये 3 आए, ये भूलना मत। ठीक है, ऐसे ही याद कराया था बहुत, मैंने अभी यहाँ पे अपने घर में बच्चों को बताया था, हमने डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा कि उनको अभी भी याद था कि क्या था? 9 इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 आए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद 14 था लाइफ से जुड़ा हुआ, लाइफ बिलो वाटर। एंड 17वां फाइनल, हमारा 17 एसडीजीज हैं, तो 17वां एसडीजी कौन सा हुआ? आखिरी। आपने सब कुछ बना लिया, अब आप कहते हो चलो मैं औरों के साथ भी पार्टनरशिप कर लेता हूं, और ताकि उनको भी ये मैं गोल अचीव करवा सकूं और उनको भी बेटर कर सकूं, उनसे भी सीख सकूं। तो 17th पार्टनरशिप सबसे लास्ट है। ये पर्टिकुलर 7 एसडीजीज आप पक्का याद कर लेना। इसके बियॉन्ड भी एक कुछ एसडीजीज हैं जिनके बारे में एक एसडीजी की बात करेंगे हम, तो आगे आएगा वो। एंड यहाँ पे लेकिन एक बात देखो, एसडीजी के लिए जो हमारी मॉस्पी करके जो मिनिस्ट्री होती है, जिसके अंदर सीएसओ आता है आपका, और ये क्या कर रहे हैं? मॉस्पी एक पर्टिकुलर एक इंडिकेटर डेवलप कर रहा है, और एसडीजी इंडिकेटर्स, नेशनल एसडीजी इंडिकेटर्स, जो ताकि हमें पता लगे कि हम इंटरनली हमें एसडीजी अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है और हम कितने कितने काम कर रहे हैं। नीति आयोग करके, जो नीति आयोग की हेल्प ली जा रही है डेटा वगैरह कलेक्ट करने में, और एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसके तहत जैसे आपको बताया जा सके कि कितना हमने अचीव कर लिया है, कि एसडीजी नंबर 5 में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम टाइमलाइन से आगे हैं, पीछे हैं, क्या करना है क्या नहीं। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल है कि हमने 175 गीगावाट्स का हमने प्लान बनाया हुआ है, कि हमने 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, जिसमें से बाय 2022 100 गीगावाट उसमें से क्या आएगा? अपने सोलर। तो जैसे हमने ये बनाया हुआ 175 गीगावाट्स आरई का हमने प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें से हमें पता लगता है कि हम अभी कहाँ पहुँच गए। अभी हम 20 पर हैं, 25 पर हैं, 40 पर हैं, टाइमलाइन के हिसाब से क्या हम ठीक हैं, क्या हम आगे, क्या हम पीछे, तो ये आइडिया मिलता है। ऐसे ही डैशबोर्ड बनाने की बात हो रही है एसडीजीज के लिए, कि ताकि आइडिया मिले कि हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना अचीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर हम आगे पीछे। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट अर्बन इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पे एक एसडीजी है, एसडीजी 11। हमने आपको पहले बताया था कि 11 को कैसे याद कर सकते हो, तो एक हाईवे जा रहा है ना, हाईवे रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की तरफ हाईवे जा रहा है, तो इसीलिए सिटीज को इंक्लूसिव बनाना, सेफ, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल बनाने वाला जो अर्बनाइजेशन वाला एसडीजी 11 है, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये प्री में आपको काम आ सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अब अगेन ये कह रहे हैं कि कुछ ये बोल रहे हैं कि हमने सिटीज को अच्छा बनाना, हमने इस पर बहुत बात भी की है, I'm sorry, तो अब यहाँ पर ना जैसे एक चीज़ की बात करेंगे हम अर्बन इंडिया और सबके रिगार्डिंग, ये जो पूरा यहाँ पे एजेंडा क्या हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज़ की बात होगी, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी मेंस ओरिएंटेड काम है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साथ में पैरेलली आई वांटेड टू फोकस ऑन अ फ्यू इंडिसेस एंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल सर्वे, WESS, ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, इसको हम कोट भी करते हैं मेंस वगैरह में, तो ये कौन निकालता है, वैसे ये UN निकालता है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल सर्वे रिपोर्ट होती है, ये हर साल आती है, और इसमें इंडिया के बारे में बात की है कि कहते हैं इसके जो 4 पिलर्स हैं, अगर हमें सस्टेनेबली सिटीज़ को बनाना है उसके बारे में बात की गई है, तो ये थोड़ा मेन ओरिएंटेड है, मेंस में इसको हम ज़्यादा इस पर फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद कि इंडियन सिटीज़ के बारे में बात की गई है, इंडियन सिटीज़ किससे कौन सी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं अभी, उसकी बात की गई है, पॉवर्टी, और हमारे पास सर्विसेज नहीं है, कंजेशन है, एयर पॉल्यूशन एक्सेट्रा, स्लम वगैरह, और भारत सरकार ने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में बात की गई है। सारा ये मेंस ओरिएंटेड काम है, मेंस में बहुत काम आता है, हमारे GS1 में काम आता है, 2 में, 3 में, 4 में, देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल पेपर जहाँ पे हमारा अर्बनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एक ईशर आलूवालिया एक्सप्रेस में लिखती हैं, उनके आर्टिकल से वी विल बोरो एंड विल फॉर्म वेरी गुड आंसर्स फॉर मेंस। इस पर नंबर अच्छे आते हैं लोगों के, क्योंकि इसमें हम काम अच्छा कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ना वे फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये नए तरह से फाइनेंसेस रेज कर सकती हैं, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, PPPs, क्रेडिट रिस्क गारंटी वगैरह। सेबी ने भी कहते हैं कि रिसेंटली जो अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए रेगुलेशन जो इशू किए हैं, और हमने इस पर ऐसे हमने एक पहले छोटा सा वीडियो में डिस्कशन भी की हुई है, तो इस पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और ऐसे कोई यहाँ पर खास ऐसी बात भी नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी, उसकी बात हो रही है, हमने इसके बारे में जो बात की थी सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, कि कैसे हमें एनर्जी चाहिए कंसिस्टेंट बेसिस पर। अगर हमें एनर्जी कंसिस्टेंटली नहीं मिलती तो काफ़ी उसमें हमारी सिटीज़ क्या वो सस्टेनेबल नहीं रहती। या फिर मैं बोलूँ तो अगर हम एनर्जी को इस तरह से हम ले रहे हैं कि जैसे लेट्स से जहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, कि लेट्स से किसी एक सेक्शन को मिल रही है, किसी एक को नहीं मिल रही, जिसको एनर्जी मिलेगी वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक लेटेस्ट एक रिपोर्ट है, आपको मैं बताता हूँ, अपने आंसर्स में लिख सकते हो आप मेंस वगैरह में। वो लेटेस्ट रिपोर्ट क्या बोलती है, वो बोलती है कि जैसे जहाँ जहाँ पे आप देखो इंटरनेट पहुँच गया, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी पहुँच जाती है। इंटरनेट के पहुँचने से आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, आप फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाते हो, आपको बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पहुँचती है, बेटर नेगोशिएट कर सकते हो, मार्केट के बारे में पता, आपको बहुत कुछ पता है। तो इसीलिए जैसे जहाँ पहले बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी पहुँच जाती है वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाती है, अब एनर्जी से भी आगे ले जा रहे हैं बात, किसको, इंटरनेट पर ले जा रहे हैं। अफ्रीका वगैरह के जो हिंटरलैंड है वहाँ पर अभी भी इंटरनेट नहीं है, अफ्रीका छोड़ो इंडिया में बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट नहीं है अभी, तो वहाँ पर भी ग्रेजुअली इंटरनेट जैसे पहुँच जाएगा, हमारी जो ये फिजिकल वाली जो जितनी भी हम जैसे सड़क नहीं पहुँची, रेल नहीं पहुँची, कहते कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पहुँचाओ, डेवलपमेंट अपने आप पहुँचेगी वहाँ पर, कि वहाँ के लोग जब डिमांड करेंगे, जब सर्विसेज अपने आप वहाँ पे सर्विसेज पहुँचाई जाएंगी। तो इसीलिए बात हो रही है कि अभी ग्रेजुअली सस्टेनेबल एनर्जी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा सस्टेनेबल इंटरनेट का, कि इंटरनेट भी कैसे लोगों को सस्टेनेबली पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर वैसे मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा हमने बात करी, तो अपने मेंस में इसको मेंशन कर सकते हो। एक बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट थी, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर अब वो बोल रहे हैं कि जैसे विमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रा, सभी के लिए हमारे को यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है और सस्टेनेबली चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि ना जैसे अब ये एक लिंकेज आपको हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर 1 की जब डिस्कशन कर रहे थे, लिंकेज बनाई थी हमने कि किस तरह से विमेन पर ज़्यादा बर्डन होता है काम करने का, एंड उनको जैसे लेट्स से काउ डंग जो केक्स बनाने पड़ते हैं, या फिर उनको वुड लेकर आनी है, सारा काम वही, उनको फ्यूल वुड वगैरह कलेक्ट करना और वाटर वगैरह कुकिंग पर्पजेज़ के लिए, तो उनका बहुत सारा एक तो टाइम जाता है इसमें, और उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स नहीं हो पाती, तो ये दिक्कत थी एक, है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि इंडोर पॉल्यूशन भी कॉज करता है, अगर आपके पास अच्छा एनर्जी का सोर्स नहीं है, इंडोर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो देखा गया कि विमेन का जो बहुत सारा टाइम इन्हीं कामों में या फिर इन्हीं चीज़ों से जूझते हुए, इनएफिशिएंट फ्यूल्स वगैरह से जूझते हुए बीत जाता है। तो
अब इन्हीं बातों को हम इस पे आपको बस ये पॉइंट्स बताने चाहिए। और यहाँ पर अगेन एक छोटी सी बात की गई है अबाउट उज्ज्वला योजना की, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके तहत पहले 20 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया था और अब 2 करोड़ थे, अब 8 करोड़ कर दिए गए हैं, जो हमने LPG कनेक्शंस देने हैं 2020 तक। और उसके बाद उज्ज्वला प्लस बना दिया गया है, जो लोग जो SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कवर नहीं होते तो उनको भी कवर करने की ट्राई की गई है, ताकि उन तक भी हम जो LPG कनेक्शंस वगैरह वहाँ पहुँचा सकें, क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज पहुँचा सकें। जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम, ये सभी इलेक्ट्रिफिकेशन पे बेस्ड है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात हो रही है। और ये ऐसी यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है कि एक एक घर में बिजली पहुँचाई जाए। मैं आपको बस ये चाहता हूँ वर्ड टू वर्ड हम एक बार इको सर्वे आप निकाल लोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हमें चीज़ें पता हैं। तो और उसके बाद अभी आगे हमको किसी ने पूछा भी हुआ मेल में, उसको हमने रिप्लाई नहीं किया अभी। तो यहाँ पे वैसे अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि टोटल हमारे देश की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जितनी भी है उसमें से 18% अभी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी उसमें से 18% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। कितने का? अभी प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का अगर ब्रेकअप चेक करें, जो अभी देखो ये इतना लिखा हुआ है हमारे पास 330 के आसपास गीगावाट्स हैं, जो टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में 18% रिन्यूएबल से आता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर यहाँ पे देखो आप 60 गीगावाट्स के आसपास, इतना ये देखो याद करो आप, 60 गीगावाट्स के आसपास हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की है। ठीक है, ओके। अब इसका ब्रेकअप देख लो, सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी है? 32 गीगावाट। किसकी? विंड की। 32 गीगावाट हमारा विंड से आ रहा है, ये भूलना नहीं है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास बैठता है ये। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 गीगावाट, 17 गीगावाट्स के आसपास हमारा सोलर से आता है। तो ये दो तो मेजर हैं। विंड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, विंड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सोलर के लिए हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन विंड तो हमारा सारा डोमेस्टिकली सोर्स्ड है। बहुत ज़्यादा सामान हम यहाँ पे बनाते भी हैं, अब हमने बाहर बेचना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो हमारा बायोमास है, जैसे बायोमास के जैसे जो बेगासे बोलते हैं, बेगीज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो आपका जो शुगर केन वगैरह निकालने के बाद जो बचता है उसको भी हम जलाकर उससे भी निकालते हैं एनर्जी, उसको बेगीज को जनरेशन बोलते हैं। और जैसे उसको बायोमास पावर बोले अगर, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 गीगावाट के आसपास हमारा बायोमास से भी आता है सारा, जिसमें बेगीज वगैरह सब बेगास जो भी बोलते हैं उसमें से हम निकाल के 8 गीगावाट्स के आसपास। तो ये 3 कंट्रीब्यूटर हैं हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर वो देखें, अगर आप जो स्मॉल हाइड्रो पावर है, जो स्मॉल हाइड्रो पावर मतलब मेरे जो आप अगर, क्योंकि इंडिया में लार्ज और स्मॉल में फ़र्क करते हैं हाइड्रो पावर में, तो ये देखें अगर ये 4 से 4.5 गीगावाट के आसपास ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो टॉप 4 हैं, विंड, सोलर एंड बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, तो ये याद रखना। और पेपर में ये आपको अरेंज करवा सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर एक सिमिलर सा बेस्ड, तो अकॉर्डिंगली प्री में भी कभी भी पूछ सकते हैं। चलो आगे, वो बोल रहा है कि ना अब लेकिन ना कहते हैं प्राइसेस घट रही हैं, जो कॉस्ट जो ऑफ प्रोक्योरिंग पावर, ये काफ़ी फॉलिंग सोलर टैरिफ्स है ना, सोलर टैरिफ घट रही हैं। और कहते हैं उसके कारण ना अब पावर परचेज अग्रीमेंट्स पर असर पड़ेगा। पावर परचेज अग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे सरकार ने पहले से ही जो ये सोलर पावर बना रहे हैं, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं कोई भी हैं, तो उनसे पहले से ही PPA साइन किए हुए हैं। ठीक है, मान लो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी है ABC कंपनी है, ये सोलर पावर आपके लिए क्रिएट करती है, सोलर पावर बनाती है। सरकार ने इससे पहले ही एक PPA साइन किया हुआ, पावर परचेज अग्रीमेंट, कि आप बिजली बनाओगे, ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, आप अपने सोलर पैनल लेकर आओ, आप उधार उठाओ, जो भी करो, आप ये बनाओ बिजली, इससे हम आपसे बिजली उठाएंगे। हम पहले से ही आपके साथ एक अग्रीमेंट कर रहे हैं PPA कि हम आपकी बिजली कम से कम लेट से 10 रुपये, मान लो जो भी है 5 रुपये, जो भी डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपसे बिजली उठाएंगे। ठीक है, ओके। चलो अब ये वाले कंपनी ABC कंपनी को अग्रीमेंट हो गया, इसने सामान उठाया, लेबर हायर करी और उधार लिया, सब कुछ किया, अकॉर्डिंगली इसने एक सेटअप लगा दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि विद टाइम अब सोलर टैरिफ्स गिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि इस पे रिसर्च अच्छी हो रही है, बेटर सोलर सेल्स आ रहे हैं हमारे, अब जो देश में भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, सरकार भी बहुत ज़्यादा इसको पुश कर रही है, और बैंक्स ने लोन्स भी थोड़े इस पर सस्ते कर दिए हैं। क्योंकि ना आपको पता है कि अगर आपको मैं एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे बात बता रहा हूँ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आपको उधार चाहिए
तो जो आरबीआई का होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो आपको उसके तहत लोन मिल जाता है। पर पीएसएल, हर एक बैंक को पीएसएल अचीव करने, तो वो आगे बढ़कर आपको लोन देते हैं। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, इसलिए बैंक्स भी ज़्यादा लोन देते हैं, सरकार पुश कर रही है। तो आराम से सब कुछ हो गया। लेकिन लेट्स से अब उसके बाद सरकार बोले कि नहीं, ये तो ना आपका 10 रुपये के हिसाब से अब आपको बिजली आप हमें महंगी दे रहे हो, आज के हिसाब से बिजली बहुत सस्ती होनी चाहिए थी, कि आपके जो भी जैसे भी जो इनोवेशन के कारण बिजली बहुत सस्ती बन रही है, तो ये 10 रुपये नहीं, हम तो 4 रुपये में उठाएंगे यूनिट। अब दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसने उधार लिया हुआ है, तो कहेगा भी मेरे तो इसमें ये तो पूरा पड़ता ही नहीं 4 रुपये यूनिट के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, एनपीएस बन जाएंगे, बैंक का पैसा वापस नहीं जाएगा। अकॉर्डिंगली परचेजिंग पावर अग्रीमेंट्स पर आप यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दिस ईयर इन मेंस, कि पावर परचेज अग्रीमेंट्स एक मेजर इशू बनकर आ रहे हैं कि सरकार क्या करे, यहाँ पे सरकार फंस गई है। अगर सरकार यहाँ पर पीपीए का अगर उल्लंघन करती है, गवर्नमेंट इसको ऑनर नहीं करती, तो बहुत सारे बैंक्स के एनपीएस बनेंगे। अगर सरकार पीपीए को फॉलो करते हुए महंगी बिजली उठाती है, तो कस्टमर्स के पास महंगी बिजली जाएगी, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो रिन्यूएबल से बिजली खरीदें। तो और आपकी जो पावर हाउसेज हैं उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि रिन्यूएबल से बिजली खरीदें, बहुत ही महंगी बिजली मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर यही एक पूरा का पूरा बॉक्स आइटम है जो आपका पूरा यही डिस्कस करता है कि रीनेगोशिएट करना चाहिए हमें पावर परचेज अग्रीमेंट्स या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वही क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंटली हमारी जो आपने जो सरकार ने जो पहले नेगोशिएशन जो पहले अग्रीमेंट किए हुए हैं, वो अब उसको अगर ये देखो क्रिसिल हमारी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, और जो है ना सारी रिसर्च करती है, वो कह रहे हैं रीनेगोशिएटिंग द टैरिफ्स कुड रिजल्ट इन रिस्क फॉर इन्वेस्टमेंट वर्थ 48,000 करोड़। इतनी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है। आप इसको अगर क्विकली चाहते हैं रीड कर लेना, आपको यही बात यहाँ पे बताई जा रही है जो हमने डिस्कस करी है। और वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट बनाया 2022, उसको भी धक्का लग सकता है, क्योंकि लोग आएंगे नहीं आगे, कहेंगे कि हमारे जो खर्चे पूरे नहीं पड़ते इतने कम पावर में। तो और अकॉर्डिंगली या फिर जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, इसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपने हाथ पीछे खींच सकती हैं, एनपीएस वगैरह बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और ठीक है, अब इसीलिए कहते हैं यहाँ पर अंत में थोड़ा यहाँ पे सजेशन क्या देते हैं कि गवर्नमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत ही ज़्यादा प्रमोटिंग वाला काम किया है और रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्रमोट किया है। कहते हैं अब इसलिए थोड़ा सा ना अब इसको अब नई तरह से देखने की ज़रूरत है, इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, जैसे कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडीज, वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं इसको, कंसेशनल फाइनेंस वगैरह, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको मैंने बताया उसमें भी डाल दिया गया है। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपने रूफ टॉप लगाते हो, ये प्री में सवाल से पूछे जाते हैं, अगर सोलर रूफ टॉप लगाते हो है ना, तो आपको उस पर आप बोलते हो मैंने इस पर खर्चा किया, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि सरकार को अब थोड़ा सा इसको दोबारा से सब्सिडीज़ वगैरह को रीविजिट करने की ज़रूरत है, और अकॉर्डिंगली ताकि ये एनपीएस भी ना बने और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को पुश भी मिलता रहे। और आगे यहाँ पर और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, प्री में सवाल आ चुका है ये, तो ये दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं है। 2015 या 16 में आया था कि बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम पर था कुछ प्रोग्राम, वो कौन ये इम्प्लीमेंट कौन करने वाली एजेंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। देखो ऐसे आपके आंखों के सामने सवाल पड़े होते हैं और आप नज़रअंदाज कर देते हो एंड पेपर में सवाल आ जाते हैं। 1 करोड़ एलईडी लगाएंगे सरकारी जगहों पर, 15 लाख पंखे ठीक करेंगे, 1.5 लाख एफिशिएंट एसी लगाएंगे सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट बिल्डिंग में 2020 तक, और बहुत सारी बिजली बचा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और इसमें हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने डिस्कस कर ली हैं, और यहाँ पर मैं इसको बस क्विक रिकैप दे रहा हूँ 1 मिनट से कम में, कि ये जो अपनी इंटरनेशनल कब आई थी जो सोलर अलायंस, ये पेरिस समिट हुई थी, पेरिस समिट के बाद ही आई थी, और ये इसीलिए एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है, और उसमें 46 कंट्रीज ने साइन कर दिया है, 19 ने रेटिफाई कर दिया है। तो और उसके बारे में थोड़े फीचर्स दिए हुए हैं कि पेरिस डिक्लेरेशन ने इस्टेब्लिश किया था आईएसए को। ये पूछ सकते हैं कौन सी डिक्लेरेशन थी, ये ऐसे जैसे उसके लिए पूछ चुके हैं ये आपको रिगार्डिंग ब्रिक्स, कौन सी डिक्लेरेशन ने ब्रिक्स बैंक बनाया था। तो ऐसे और $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 2030 तक, और भारत सरकार ने कितना पैसा दिया है, कितना रेगुलरली देगी, छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कि प्री में पूछी जा सकती है, वो कह रहे हैं आईएसए के 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 प्रोग्राम्स, ये भूलना मत। पहला है स्केलिंग सोलर एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चरल यूज, एग्रीकल्चर के लिए सोलर को कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा अफोर्डेबल फाइनेंस, कि कैसे अफोर्डेबल फाइनेंस किया जाए ताकि सोलर को
हम प्रोत्साहित करें, ठीक है। और उसके बाद स्केलिंग सोलर मिनी ग्रिड्स, जो सोलर एनर्जी को किस तरह से ग्रिड्स का पार्ट बनाया जाए या मिनी ग्रिड्स बनाए जाए, ठीक है। ये 3 प्रोग्राम्स भूलना मत। इसके सिवा भी वो कह रहे हैं कि और प्लान क्या चल रहा है, 2 नए प्रोग्राम्स को कर रहे हैं लॉन्च। पहला, ठीक है, पहला कौन सा है, स्केलिंग सोलर रूफटॉप्स, ठीक है, रूफटॉप पे कैसे लोगों को हम और प्रोत्साहित करें, एंड दूसरा स्केलिंग ई मोबिलिटी एंड स्टोरेज। तो ये 5 मेजर प्रोग्राम है, ये भूलना नहीं। 3 तो चल रहे हैं एंड 2 और हमारे लाइमलाइट में, सॉरी उसमें पाइपलाइन में, तो आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कहते हैं ISA एक और चीज चला रहा है, मैं आपको थोड़ा प्री ओरिएंटेड बातें हैं, वो क्या बना रहे हैं, कॉमन रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये ताकि किस तरह से, जैसे ग्रेजुअली अभी आप देख रहे हो कि सोलर एनर्जी की प्राइसेस घटती जा रही हैं, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि रिकवरी होनी मुश्किल हो जाएगी। तो कैसे उसका रिस्क कम किया जाए, कैसे फाइनेंशियल कॉस्ट कम की जाए, ऐसी ऐसी बातें ये करने का यहाँ पे प्लान चल रहा है। तो और ये कुछ ऐसे, और भारत सरकार क्या कर रही है, जो अब यहाँ पर एक ISA एक इनिशिएटिव और लेकर आ रहा है कि क्या, डिजिटल इन्फोपीडिया, जो कि प्लेटफॉर्म होगा इंटरैक्ट, कनेक्ट, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, सब कुछ करने के लिए एक साथ, जो बहुत सारी कंट्रीज जो मेंबर हैं ISA की, वो आपस में एक साथ इंटरैक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। डिजिटल इन्फोपीडिया, प्लीज़ ये दोस्तों ये भूलना मत, ये छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में सामने आती हैं तो आपको लगता है आपने पढ़ी हुई है लेकिन याद नहीं आ रही। जो CRMM क्या था और क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, ISA पे सेपरेट एक शीट बनाओ और आपको याद होना चाहिए। ISA की पूरी जर्नी लिखी हुई है कि कब पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, बधाई, और उसके बाद सरकारी, जो हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला सोलर अवार्ड बनाया है विमेन साइंटिस्ट्स के लिए, सोलर साइंटिस्ट के लिए 10 करोड़ का इनाम मिलेगा, देख लो अगर आपने रिसर्च करनी है तो मिल जाएगा पैसा। और उसके बाद वो कह रहे हैं सोलर एनर्जी वाला तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको तो आप $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के लिए आगे। तो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ रहा है दुनिया में, बहुत गंभीर कुछ मामला चल रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो NAPCC चला रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे मेंस पे सवाल आ चुके हैं और 8 इसमें नेशनल मिशन हैं, आपने इसको भी एक बार देख लिया है। और अब एक एक करके उसमें थोड़ा सा एक एक कुछ खास बात बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं जानने वाली। यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे जो हमारा एक मिशन था ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया ने उसके अंदर 8 क्या किए हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी वॉच ग्रुप्स बना दिए हैं। और ये वॉच ग्रुप्स के नाम आप एक बार बस देख लेना, लेकिन कुछ काम का खास पेपर में आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। तो कि टेक्नोलॉजी ग्रुप्स कौन से हैं। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि एक नेशनल अडाप्टेशन फंड बनाया था ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 में, और इसके तहत पैसे वगैरह जो दिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ी हुई जो चीज़ों को करने के लिए। और इंडिया ने अपना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा लिया है पिछले कुछ सालों में। कहते दुनिया भर में अगर आप देखो, जैसे देखो कि शर्मा जी के बेटे ने, ऐसे बोलते हैं ना, शर्मा जी के बेटे ने तो ये कर लिया, तो इंडिया वो शर्मा जी का बेटा बन गया है। कि देखो ब्राज़ील का और इंडोनेशिया का तो हाल थोड़ा ख़राब ही है, नेगेटिव में, मतलब इनके ट्रीज़ घट रहे हैं, हमारे ट्रीज़ बढ़ गए, ठीक है। और हमारा जो ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर बढ़ गया, तो हम सबके लिए एग्जाम्पल बन गए हैं, जैसे शर्मा जी का बेटा बन जाता है। ओके, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमने अपने जो इरिगेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हम अगर इराटिक वेदर आ भी गया तब भी हमें कोई टेंशन ना हो और हमारे पास पानी हो। और उसके बाद हम एक साइंस एक्सप्रेस एक ट्रेन चला रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, जीरो डिफेक्ट पे वीडियो बना चुके हैं हम। और ये MSMEs पे फोकस्ड है, इसमें कि MSMEs को बोला जा रहा है कि आप एनर्जी एफिशिएंट तरीके यूज़ करो, और ताकि आपकी प्रोसेसिंग बेटर हो सके, मैन्युफैक्चरिंग और बेटर हो सके। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पर सवाल आ चुका है प्री में, इस पर भी डिटेल आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। सेबी ने भी यहाँ पर कहते हैं कि ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, जो ऐसी सिक्योरिटीज जो पर्टिकुलरली ऐसे प्रोसेसेस में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ी हुई हैं या उसको रोकती हैं, तो और उस पर भी सेबी ने भी गाइडलाइंस दी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हमारे कहते कवरेज बढ़ा दी गई है। एक हमने क्विक रिस्पॉन्स कोड बना दिया है। कोड मतलब जो होता है ना, जैसे आप जो कोड स्कैन करते हो और उसके फिर जो बार कोड बोलते हैं, ऐसा कहते हैं हमने कोड बना दिया है और उसको भारत QR कोड के साथ जोड़ दिया जाए, तो आपको अपनी रिसीट भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जगह बिल पे करो, आपको अपनी इवन नो नीड टू प्रिंट योर रिसीट्स। तो और कहते बस इंडिया बिल्कुल सही काम कर रहा है सब तरफ। माराकेश में क्या हुआ था और उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ये मेंस ओरिएंटेड है कि कैसे कैसे पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने क्या क्या काम किया। ये टोटली ये मेंस ओरिएंटेड काम है, अभी इतना काम नहीं आएगा हमें। इसके बाद अब ये केस लेकर आएगा हमारा
दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन में बात हो रही है कि दिल्ली में कैसे अलार्मिंगली एयर क्वालिटी खराब हो गई। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जानने वाली, मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये मेंस में काफ़ी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, PM 2.5, PM 10, PM 2.5 और छोटे हैं, और PM 2.5 का साइज में 2.5 का मतलब क्या होता है, माइक्रोन्स होता है, मीटर्स होता है, MM होता है, क्या होता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। हमने इस पर सवाल पूछे हुए अपने टेस्ट सीरीज में। और उसके बाद मैक्सिको सिटी का एग्जाम्पल लिया हुआ कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था प्रो एयर लंदन में, जब कहते जब ग्रेट स्मॉग हुई थी, इस पर हमने सवाल पूछा हुआ है कि ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन एंड ग्रेट स्मॉग ऑफ लॉस एंजलिस, उन दोनों में क्या फ़र्क था, ठीक है, और कौन सी सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है, कौन सी नहीं, एटसेट्रा, और क्लीन एयर एक्ट वगैरह। तो ये देखो कुछ चीज़ें आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, इस पर हम यहाँ पे ड्वेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपने जो PM 2.5 इसके बारे में ध्यान रखो, एंड ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट स्मॉग, तो जो स्मॉग ऑफ लंदन, स्मॉग ऑफ लॉस एंजलिस, उसके बारे में ध्यान रखो। यहाँ पर अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कि जो टॉप 4 जो रीजन हैं दिल्ली में पोल्यूशन के, वो बोलते हैं, देखो अगर मेन्स के पॉइंट से देखें अगर, तो मेन्स में बोल रहे हैं विंटर में अलग है, समर में थोड़े से अलग हो जाते हैं, और इनकी कंट्रीब्यूशन वगैरह बढ़ जाती, जो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं क्रॉप रेजिड्यूज, बायोमास, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, तो ये मेंस में बहुत काम आएंगे आपको। यहाँ पे देखो पूरी कहानी, बहुत ही अच्छा आंसर बना हुआ है कि क्या रीजन है कि बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए स्टबल बर्निंग बढ़ गई। पहले तो स्टबल इतना बर्न नहीं होता था, जो जैसे स्टबल क्या होता है अगर आप देखो तो जो फसल आपने उसमें से जब सीड्स निकाल दिए, वीट राइस निकाल दिया, जो बाकी फसल बच गई, क्रॉप बच गई, क्रॉप रेजिड्यू, तो उसको जला उसको स्टबल कहा जाता है, एंड उसको जला दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि क्रॉप रेजिड्यू को जलाया क्यों जा रहा है, पहले क्यों नहीं होता था, अब रिसेंटली 2008-9 के बाद क्यों इतना हुआ। वो बोलते हैं कि क्योंकि अब ऐसे ऐसी मशीन्स आ गई हैं, कंबाइंस आ गई हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, जो जिनको कंबाइन हार्वेस्टर्स देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आ गए हैं, जो कि बहुत रैपिडली चीज जो इसको निकाल देते हैं फसल में से, जो दाना निकाल देते हैं बाहर, सीड बाहर निकाल देते हैं, एंड उसके बाद और ऐसे कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। पहले क्या हुआ करता है, बहुत स्लोली हुआ करता था, तो फील्ड जो आपकी क्रॉप थी उसको साइड करना या फिर अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ करना वॉज रिलेटिवली ईजियर। अब हुआ क्या, इनके आने से अब लेबर इसमें जुड़ी हुई बहुत कम हो गई है, लेबर कम हो जाने से, लेबर अवेलेबिलिटी कम हो जाने से लेबर महंगी हो गई है। तो अब ये स्टबल बन जाता है, जो थ्रैशर होता है वो निकाल के चला जाता है, एंड उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेबर अवेलेबल नहीं है। तो बेटर चीज क्या है, एक माचिस की तीली ली, और वो क्या बोल रहे हैं कि आपने 1 रुपए में उसको ठिकाने लगा दिया। यहां लिखा हुआ है एक 1 रुपी मैच बॉक्स क्लियर्स द एंटायर फील्ड, लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आगे जो करते हैं, यहाँ पे बस ये क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, एक टेक्नोलॉजी कहते हैं हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर वाली टेक्नोलॉजी क्या करती है, कहते हैं एक ऐसी मशीन है जो कि साथ साथ में सीड्स सो कर सकती है विदाउट रियली नीडिंग टू रिमूव द पैडी स्ट्रॉ। तो पैडी स्ट्रॉ मतलब जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो आपने जो कनक के लिए जो उसके पैडी के लिए निकाला था, उसको बिना रिमूव किए आप सीड ग्रो कर सकते हो। हैप्पी सीडर ऐसा कर पा रहा है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो जानने वाली हैं। यहाँ पे अब अंत में वो बोल रहा है कि वे फॉरवर्ड, यहाँ पे एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करता है। एक जर्मन वॉच करके एक संस्था है, ये निकालती है germanwatch.org। तो ये रिस्क इंडेक्स निकालती है और ये बताती है कि इंडिया टॉप 6 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है। और ये क्या जनरली ये इसमें क्या बताते हैं, वो वाली कंट्रीज के बारे में बात करना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि विच आर मोस्ट इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, जिन पर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है ऑलरेडी। तो और ये उसके बारे में इंडिया को टॉप 6 में डालते हैं उसमें, कि इंडिया में बहुत असर पड़ा है। और वो कह रहे हैं कि इसीलिए अगर कहते हैं, और इंडिया में ऐसा आप मेंस में लिखते हुए कि जहां पर पॉवर्टी कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पर तो क्लाइमेट चेंज का असर और ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि उनके पास तरीके नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। तो इसीलिए इंडिया के लिए तो और भी ज़रूरी है कि अगर हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह को अगर थोड़ा सा चाहते हैं बेटर करना या मेनटेन करना, तो हमें क्लाइमेट चेंज को थोड़ा मद्देनजर रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। 15th फाइनेंस कमीशन में भी ये टर्म्स ऑफ उसमें रेफरेंस में डाला गया कि आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर एक चीज़ थी। यहाँ पर हमने जाना है पर्टिकुलर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में, जर्मन वॉच निकालता है, हैप्पी सीडर क्या होता है, और पार्टिकुलेट मैटर वगैरह के बारे में आपने जानना है, और स्मॉग की टाइप के बारे में आपने जानना है क्या क्या होती हैं।
ये ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट रीजंस क्या थे दिल्ली के पॉल्यूशन के। उसके बाद आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के बारे में बात करी, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपने कुछ सुना, और नेशनल अडाप्टेशन फंड ये इंडिया ने कब इस्टेब्लिश किया था आपको पता होना चाहिए, और कौन सी पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन के तहत ISA बनाया गया था, कल्पना चावला जो अवार्ड सोलर अवार्ड कौन सी सरकार देती है, और 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से जो ISA के आपने इसके बारे में सुना। 2 जो ISA और चला रहा है, जो CRMM क्या होता है, कॉमन रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है ना, ये बात की हमने। डिजिटल इन्फोपीडिया ये किस चीज़ में काम आएगा, कौन इसको चला रहा है, और पेरिस डिक्लेरेशन, और जो उसके बाद कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स हैं ISA के। और उसके बाद हमने कुछ बात सुनी PPAs के बारे में कि PPAs पे क्या रिस्क आ रहे हैं, जो है ना अपने पास पावर परचेज अग्रीमेंट्स थे उनके बारे में बात सुनी। हमने कंट्रीब्यूशन देखा रिन्यूएबल एनर्जी का, कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में है, एंड फर्दर ब्रेकअप भी उनका चेक किया हमने कि कितना ब्रेकअप है उनका। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी हमने, जो अपने पास जो सिटीज़ की प्रॉब्लम कौन से SDGs क्या क्या टारगेट करते हैं, SDG 1, 2, 3, 5, एंड देन हमने SDG 11 के बारे में सिटीज़ के बारे में बात करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे कौन निकालता है इसके बारे में देखा। तो बस ये छोटी छोटी बातें कुछ जानते गए, कितने टारगेट्स हैं SDG में, कितने गोल्स हैं एट्सेट्रा, एंड दैट इज़ इट। ऐसे ही तैयारी होती है, छोटी छोटी चीज़ें करते रहो और उनके आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में बहुत ही जल्द आप सबसे। थैंक्स अ लॉट।